ये विधानसभा का दृश्य है। सदन की कार्यवाही चल रही है। एक महिला विधायक सदन में अपनी बात रख रही थी। महिला विपक्ष की विधायक थी और तभी सत्ता पक्ष वाले कुछ एमएलए खड़े होते हैं। वो एमएलए जिन्हें माननीय कहा जाता है, उन्हें लोकतंत्र के लोकलाज का कोई लिहाज नहीं था। ये तथाकथित माननीय उस महिला विधायक की साड़ी खींचने लगते हैं। इसे आप लोकतंत्र का चीरहरण भी कह सकते हैं। उस पर चप्पल फेंकते हैं, कागज फेंकते हैं। ये सब कहां चल रहा था? विधानसभा में। लेकिन सदन में ये सब घटित हो रहा था तब उस महिला विधायक की अपनी लाचारी नहीं झलकती। लरजती है एक आवाज। वो गुस्से और अपमान भरी आंखों से शपथ लेती है कि अगली बार तभी लौटूंगी जब ये विधानसभा महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाए। हालांकि वो ये भी कह सकती थी कि अगली बार मुख्यमंत्री बनकर ही लौटूंगी। मुख्यमंत्री उस सूबे की जो देश के मानचित्र पर दक्षिणी छोर पर है, वही राज्य जहां का सेंगोल देश की नई संसद में स्थापित है। आज कहानी जयललिता की। तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री जयललिता पर छपी किताब अम्मा से। किताब को लिखा है वरिष्ठ पत्रकार वासंती ने। जयललिता पर हम आगे बढ़ें इससे पहले आप तमिलनाडु की राजनीति का रिवीजन कर लीजिए। तमिलनाडु में 2 प्रमुख पार्टियां हैं। पहली है डीएमके, करुणानिधि की पार्टी, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। दूसरी पार्टी डीएमके से ही 2 फाड़ होकर निकली, एआईएडीएमके, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इस पार्टी के सर्वेसर्वा थे एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी नेता जयललिता। ये वो वक्त है जब 1987 के जाड़ों में एमजीआर का निधन हो चुका था। मुख्यमंत्री थे करुणानिधि और उनके विरोधी खेमे में तमिलनाडु की नई नेता के तौर पर उभर रही थी जयललिता। तो पहला किस्सा, जयललिता और उनके सहयोगी नटराजन पर लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी का एक मुकदमा ठोका गया था। आरोप लगाया गया कि चुनाव में टिकट की चाह रखने वालों से पैसे तो लिए ही गए, लेकिन उन्हें न टिकट मिला न ही उनके पैसे वापस हुए। और फिर आरोप लगे कि जब ऐसे लोगों ने अपने पैसे मांगे तो नटराजन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से उन्हें इतना तंग कराया गया कि एक बार तो जयललिता ने हताश होकर विधानसभा से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पीकर के नाम एक पत्र भी लिख दिया था, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पत्र भेजने से रोक लिया। मीडिया में खबर चल गई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि जयललिता नेता विपक्ष के पद पर विराजमान है। और इन सब के बीच आया विधानसभा का बजट सत्र। तारीख 25 मार्च 1989। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका था। उस समय वित्त महकमा भी मुख्यमंत्री करुणानिधि के पास ही हुआ करता था। जैसे ही वो बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि पुलिस ने विपक्ष की नेता जयललिता के खिलाफ घोर अलोकतांत्रिक कार्रवाई की है। बतौर विधायक उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया। करुणानिधि उस वक्त गृह मंत्रालय भी संभाल रहे थे, तो उस लिहाज से पुलिस की कार्रवाई के लिए जवाबदेह भी थे। ये सब चल ही रहा था कि जयललिता तपाक से खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की शह पर ही पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। जयललिता ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरा फोन टैप करवाया। जयललिता ने स्पीकर से मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने को कहा। स्पीकर ने खारिज कर दिया। कहा क्योंकि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बजट प्रस्ताव रखना है, इसलिए वो चर्चा नहीं कराने दे सकते। फिर तो पूरी विधानसभा में अव्यवस्था का माहौल बन गया। अन्ना द्रमुक के विधायक विरोध में नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। डीएमके विधायकों ने भी इसके विरोध में नारेबाजी की। जयललिता ने जब अपनी बात दोहराई कि इस तरह के अपराधों में जो व्यक्ति आरोपी हो उसे बजट पेश नहीं करने दिया जाना चाहिए। वासंती अपनी किताब में कहती हैं कि जयललिता की बात सुनकर करुणानिधि ने कथित तौर पर जयललिता के शोभन बाबू से संबंधों के बारे में एक भद्दी टिप्पणी की, जिसे जाहिर है सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। शोभन बाबू दरअसल तेलुगु फिल्मों के स्टार थे और जयललिता की उनके साथ दोस्ती की चर्चाएं थी। विधानसभा में ये सब आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था कि इस बीच एआईएडीएमके के एक विधायक ने करुणानिधि पर हमला कर दिया। वो डगमगा गए, उनका चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। बस फिर क्या था,
विधानसभा में बवाल मच गया। विपक्षी एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे थे। डीएमके के कई मंत्री अपने नेता की सुरक्षा के लिए आगे आए। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर सामान फेंकने लगे। माइकों को उखाड़कर हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया। एआईएडीएमके के एक विधायक ने बजट के पन्नों के चिथड़े कर दिए। जयललिता के सिर पर भी किताबें और चप्पलें आकर गिरी। ये सब विधानसभा में हो रहा था। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी के सदस्यों ने अपने घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि अंदर सदन में उत्पात बरकरार रहा। समाचार पत्रिका संडे की एक रपट में लिखा गया, झगड़ा बढ़ता देख जयललिता ने सदन से निकलने की कोशिश की। यही वो मौका था जब करुणानिधि के एक सदस्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनकी साड़ी खींची। जयललिता फर्श पर गिरी पड़ी थी, वो उठने का प्रयास कर रही थी। अन्ना द्रमुक के नेताओं ने डीएमके के विधायकों को पीटा और जयललिता को उठाया। बुरी तरह घबराई और सुबकती जयललिता को अन्ना द्रमुक विधायकों ने सदन से बाहर निकाला। गुस्से और अपमान से भरी जयललिता क्रोधित द्रौपदी की तरह कस्में खाती हुई चली जा रही थी। कह रही थी, जब तक एक महिला के लिए सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेने लायक सुरक्षित माहौल नहीं बन जाता, वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगी। हालांकि वो ये भी कह सकती थी कि अगली बार मुख्यमंत्री बनकर ही लौटूंगी, क्योंकि साल 1991 में जब वो विधानसभा पहुंची तो सीएम पद की शपथ लेकर पहुंची थी। जयललिता के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में एमजीआर का विशेष योगदान था। उनकी मुलाकात फिल्म के एक सेट पर हुई थी। जयललिता और उनकी एक्टिंग एमजीआर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने आगे आने वाली सभी फिल्मों में फीमेल एक्टर के तौर पर जयललिता को ही रखने को कहा था। वासंती अपनी किताब में कहती हैं कि एक समय तो दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर एमजीआर पहुंचे ही नहीं। जयललिता बिफर पड़ी थी। वो इतनी नाराज हो गई थी कि अपना सामान फेंकने लगी थी। वासंती लिखती हैं कि एमजीआर ने एक राजदार को बताया था कि जयललिता ने उन पर शादी का दबाव बनाया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। खैर, वो कहानी कभी और, पर फिलहाल उस एमजीआर और जयललिता के रिश्ते में आई पहली खटास की बात कर लेते हैं, जहां से दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, जिसका अंत हुआ अमेरिका की एक मुख्तसर सी मीटिंग में। कुछ वक्त बाद जयललिता को एमजीआर का दबंग और डोमिनेटिंग रूप देखने को मिला। वो जयललिता की हर चीज को नियंत्रित करने लगे थे, यहां तक कि वो किस तरह के कपड़े पहनेंगी ये भी डिसाइड करने लगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जयललिता के पैसों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था और अपने ही पैसे लेने के लिए उन्हें एमजीआर के अच्छे मूड का इंतजार करना पड़ता था। जया को घुटन महसूस होने लगी थी, वो आजाद होना चाहती थी। दोनों के बीच मनमुटाव तब काफी बढ़ गया जब जयललिता ने एमजीआर के साथ सिंगापुर जाने से मना कर दिया। वासंती ने जयललिता के जनसंपर्क अधिकारी आनंदन को कोट करते हुए लिखा कि जयललिता डांस परफॉर्मेंस दिया करती थी, इसके साथ ही डांस ड्रामास भी तैयार करती थी। उन्होंने कावेरी तथा कलाइट स्लेवी नाम का एक महत्वाकांक्षी डांस ड्रामा भी तैयार किया था, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें दुनिया भर से इसे परफॉर्म करने के लिए न्योते आने लगे। जयललिता इस सफलता से बहुत खुश थी। उन्होंने विश्व भ्रमण का कार्यक्रम तैयार किया और परफॉर्मेंस के सभी न्योतों को स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा था, यहां तक कि एडवांस के पैसे भी ले लिए गए थे। उसी दौरान सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एमजीआर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने जयललिता को ये सलाह देते हुए अपने साथ चलने को कहा कि वहीं से वो अपने विश्व भ्रमण पर निकल जाएं। लेकिन जयललिता ने इसके लिए मना कर दिया, जबकि तब एमजीआर मुख्यमंत्री भी थे। एमजीआर जयललिता को अपने साथ ले जाने पर जोर देते रहे और अंत में खींचकर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना जयललिता विश्व भ्रमण पर जाकर दिखाएं। जयललिता इससे इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने अपने विश्व भ्रमण का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया और दौरे के लिए चुने गए कलाकारों को उनका पैसा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने डांस ग्रुप को भी भंग कर दिया। जयललिता अनुमति के लिए एमजीआर की गुहार नहीं लगाना चाहती थी। इसके बाद एक दशक तक जयललिता और एमजीआर के बीच अबोला कायम रहा, कोई बातचीत नहीं। लेकिन 10 बरस बाद 80 के दशक में जब एमजीआर और जयललिता अमेरिका में मिले तो एमजीआर का हृदय परिवर्तन हो चुका था। इसके बाद 1987 में एमजीआर की डेथ के बाद किस तरह जयललिता के पास राजनीतिक सत्ता आई, किस तरह एमजीआर की मृतदेह के पास वो पहले दिन 13 घंटे और दूसरे दिन लगातार 8 घंटे खड़ी रही। इस बीच उनके पैरों को कुचला गया,
शरीर में नाखून चुभ हो गए, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिलने की जिद पर कायम रही। इसके बाद किसी तरह कार्यकर्ताओं ने उन्हें एमजीआर का उत्तराधिकारी मान लिया। 2016 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का उत्तर आना अभी बाकी है। तो किताबी बातों में लेते हैं आज के लिए विदा। आज का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।